everyone, welcome to next series of the hotel management polity section and important 50 questions which is most important from the static GK section. In this session we will cover. तो previous session में हमने most important 50 question from the history से देखा था. इस session में हम most important 50 question from the polity section से देखेंगे and this is the part 2. So जिन्होंने part 1 नहीं देखा वो देख सकते हो. And some students are requesting for the economics, so definitely after that you will see the geography और इसके बाद economic का सेशन मिलेगा आपको. So उसके लिए वरी नहीं रहना, सारे के सारे जो most expected question उसका हम डिस्कस करेंगे. एंड इस सेशन में बेसिकली हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं फटाफट सेशन को एटलीस्ट एक बार लाइक प्रेस कर दो क्योंकि काफी अच्छे एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. एंड हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जस्ट लेट मी हाइड माई सेल्फ. So those who are watching, so you can follow us on social media. सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगे, तो आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, स्पेशली ऑन यूट्यूब वेयर यू विल गेट द कंटिन्यू वीडियो एंड अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड इन नोटिफिकेशंस. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. तो सब्सक्राइब कर लेना. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज हियर गाइज कि जो भी सीरियसली प्लान कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी गुड चांस. जो सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ दे वांट टू ज्वाइन प्रोग्राम रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, so I will show you end of the lecture where you can join for the video lecture and mock test books, and these things will be very helpful for you to improve the marks. Okay, and those who are interested, so they can join also the crash course, as well as for those who are planning for the next year, जो ड्रॉप लेना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो उनके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम प्रोग्राम वसई, दादर, अंधेरी एंड थाने, बोरीवली, एंड वेरी सून वी आर कमिंग पुणे. एंड फॉर लाइव के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो अगर आउट ऑफ मुंबई स्टूडेंट आप हो, मुंबई से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र से, आउट ऑफ महाराष्ट्र बिलोंग करते हो. एंड दीज आर द फीचर विच यू कैन सी यू विल गेट इन दीज प्रोग्राम. सो काफी अच्छे से टू द पॉइंट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा. Okay, for any doubt and query you can call on these number and otherwise you can ask in a comment में पूछ सकते हो. Now see the first question is here, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन का आपको एक्सपेक्टेशन होगा. विद दिस क्वेश्चन आई विल ऑल्सो गाइड यू कि हाउ यू कैन प्रिपेयर, हाउ यू कैन कनेक्ट विद द इंफॉर्मेशन. सो वो भी अगर फॉलो करोगे तो काफी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल होगा आपके लिए. सो द मोनोपोली ऑफ द इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबोलिश्ड बाई द रेगुलेटिंग एक्ट. सो बेसिकली इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द इनिशियल पीरियड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. सो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिमेंबर रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फॉर्मेशन था, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1600 में स्टैब्लिश हुआ था. एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूं कि 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट ब्रांच सूरत में स्टैब्लिश हुई थी. सूरत याद रखना. तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बाय द वे, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? चार्टर्ड एक्ट 1813. रिमेंबर रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज फॉलो. एक वाइस प्रेसिडेंट का जो कितना टेन्योर होता है, कितने पीरियड के लिए वो यहाँ पे इलेक्ट होता है, सो कितने साल के लिए रहता है? 6 ईयर, 4 ईयर, 7 ईयर एंड 5 ईयर. सो वाइस प्रेसिडेंट का जो पीरियड होता है, इट इज फॉर 5 ईयर. सिमिलरली प्रेसिडेंट का भी पीरियड 5 ईयर्स के लिए होता है. और करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनकर. ये दोनों नाम भी रिमेंबर रख सकते हो. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज. सो समटाइम ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े से डेप्थ लेवल के. तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज? सो पार्ट रिमेंबर रख सकते हो, पार्ट 17. ओके, पार्ट 17 डील विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 343. अब ये सब पूरे डिटेल दिए हैं विच यू कैन रीड. सारे डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया. हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कितने टोटल फंडामेंटल राइट्स हैं? एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए. बाय द वे, सम इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब भी कभी कभी क्वेश्चन इनसे डिटेल्स भी पूछ लेता है. आर्टिकल 19 पूछ लेता है. बट एटलीस्ट पहले तो इतना रिमेंबर रखो कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं. सो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स एंड दीज फंडामेंटल राइट्स आर राइट ऑफ equity, right of liberty, right of again the exploitation, right of freedom, religions and cultural and education right to the constitutional remedies. Okay, so these all are the important fundamental rights for your understanding. Next one is what? How much time did it take for the creation of the Indian Constitution? कितना टाइम पूरा लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? So these all are the options. So total year जो लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, it was 2 years, 11 months and 18 days. ओके, तो ये रिमेंबर रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, हु वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी? तो बी आर अम्बेडकर जी का नाम याद रखना. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
which of the given amendment in Indian Constitution lead to the beginning of the पंचायती राज in India? इंडिया में पंचायती राज किस अमेंडमेंट के थ्रू स्टार्ट हुआ? 73rd, 74th, 60, 62nd and 69th. As per the which amendment the पंचायती राज system was started in India? So correct answer is the 73rd, याद रखना, and amendment in 1992. And who is known as the father of local self government in India? So Lord Ripon का नाम आप remember रख सकते हो. And what is the name of the first state where the first Panchayati Raj was implemented? So Rajasthan is important. Balwant Rai Mehta committee is also important to remember, it's related to the Panchayati Raj system. ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब सारे फैक्ट रिमेंबर रखो, इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं. The DPSP, Directive Principle of the State Policy in Indian Constitution, has been borrowed from which country? So ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रसिया एंड आयरलैंड. कौन सी कंट्री से ये कॉपी किया हुआ है, बोरोड किया हुआ है? डीपीएसपी. काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो आयरलैंड से इट्स कॉपी, इट्स बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? आयरलैंड. नेक्स्ट यहाँ पे एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज. किस एज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस? 52, 55, 60 एंड 65. काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड मैंने एग्जाम्स में देखा है, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर. 65 ईयर इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनटचेबिलिटी इज abolished and its practice in any form of forbidden under as per the which articles? Under article as per the article 14, 16, 17 and 19. So these are the part of the fundamental rights. So काफी इंपॉर्टेंट है article 17 of the Indian Constitution. So ऐसे क्वेश्चन के अगर प्रैक्टिस करोगे आप, तो जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको पॉलिटी सेक्शन से आने हैं, समटाइम 5 क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो सी. सो वेरी इजिली यू कैन हैंडल. ओके, सो काफी अच्छे क्वेश्चन है, इनसे कनेक्ट करके और भी रेलिवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम वेयर यू विल गेट एवरीथिंग फॉर द प्रिपरेशन एंड रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ person president can nominated in Rajya Sabha. This question is very important and expected for exams. So 10, 12, 14 and a second. So what is the correct answer? So correct answer is the 12 person nominated by the president in Rajya Sabha, which is very important. So Rajya Sabha should consist of not more than 250 members. So this is also important. What is the total strength of Rajya Sabha? 215, and 238 member representing the state and union territory, and 12 member nominated by the president. So just try to remember. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल किस पार्ट को बोला जाता है? सो राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू द प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजन आर ऑल ऑफ द एबव. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल एज पर द बी आर अम्बेडकर. समटाइम आपको क्वेश्चन भी पूछेगा एज पर द बी आर अम्बेडकर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू कैन मार्क दिस ऑप्शन इफ यू आर अवेयर. Next is what the principle of evolving the uniform civil code is stated in. It means कहाँ पे ये mention है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे चल के फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए इंडिया में. इट्स मेंशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 42, 43, 44, 45. कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द यूनियन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज. जो यूनियन का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है, अभी रिसेंटली आप एक प्रॉब्लम जो काफी कुछ चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था न्यूज में कि इंडिया को भारत बोलना चाहिए, इंडिया का नाम चेंज करके भारत रख देना चाहिए. तो दैट इट इज अ मेंशन इन विच बेसिकली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन को किस वर्ड से बेसिकली नाम से बुलाया जाता है? तो हिंदुस्तान एंड भारत वर्ष, इंडिया और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत, एंड भारत देश और इंडिया. सो जिसका करेक्ट आंसर है इंडिया और भारत. तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो इन द सेम वे इट्स मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि इन आर्टिकल 1 डिक्लेयर दैट इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट. ये सेम स्टेटमेंट आर्टिकल्स में आर्टिकल 1 में मेंशन है. तो इससे रिलेट करके कभी कभी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है एज पर द सिचुएशन. सो जस्ट अवेयर अबाउट इट. The Right to the Education Act 2019 RTE provides for freedom and compulsory education to. किसके लिए compulsory है? Illiterate children, all citizen of India, children aged between the 6 to 14 year, all children up to the age of 10 years. So correct answer इसका हो जाएगा 6 to 14 years के children के लिए. Okay, the compulsory education as per this RTE Right to Education Act 2009. ये भी important है, year भी कभी कभी पूछता है. नेक्स्ट है यहाँ पे certain words in the preamble of the Constitution of India were inserted by. So 7th amendment, 15th amendment, 35 and 42nd amendment. So certain word, एक particular word को add किया गया था as per the which amendment. So see here, remember रखो 42nd amendment काफी most important है.
सो दीज आर द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। काफी बार, कम से कम नहीं तो मोर देन 10 to 15 टाइम मैंने अभी 3-4 ईयर्स के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को एक्सपीरियंस किया है, तो काफी फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटेड बाई, सो गवर्नर बेसिकली पूछ रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बी अपॉइंटेड बाई, सो अपॉइंटेड बाई पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। सो गवर्नर ऑफ द स्टेट को बेसिकली कौन अपॉइंट करता है? सो वेरी इजी क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है सारे गवर्नर्स को। ओके, नेक्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द मिनिमम एज ऑफ द पर्सन शुड बी। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। सो कम से कम एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए 35 ईयर, एबव कितना भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द मेंबरशिप टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 21, 25, 30 एंड 35। सो लोकसभा के लिए जो कम से कम एज होनी चाहिए, इट शुड बी 25 ईयर। ओके, सो 25 ईयर रिमेंबर रखना। अभी राज्यसभा का भी मैं बताऊंगा कि राज्यसभा के लिए कितना होना चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन शैल बी गिवन टू, जो प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होता है तो प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देगा? तो स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो किसको प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन देगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं विच यू हैव टू स्टडी। स्टैटिक पार्ट से काफी अच्छे से आपको स्टडी करना होता है। विच अमेंडमेंट एक्ट टू बी कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड पूछ रहा है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया? तो 42, 48, 72, 74। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। आर्टिकल 51A इज टॉक अबाउट द fundamental duties. Okay, next one is out money bill can be initiated only in, so money bill जो होता है बेसिकली इंडिया के पार्लियामेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मनी बिल ओनली इनिशिएटेड इन विच पार्ट ऑफ इन वेयर? सो फाइनेंस कमीशन, राज्यसभा, लोकसभा आर नन ऑफ दी। सो मनी बिल ओनली इनिशिएटेड इन लोकसभा, रिमेंबर रखना, लोकसभा में सिर्फ इनिशिएट हो सकता है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रेलिवेंट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेट करके कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है? 99, 100, 101, 102। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है। जब से ये इंप्लीमेंट हुआ है, इनिशियल टाइम पे काफी बार पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है, पिछले साल ही पूछा गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? सो जीएसटी है। और उससे रिलेट करके अगर से कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ऑल्सो हो सकती है आपके एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मूव्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड अलादी कृष्णन सौम्या अय्यर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ईयर? तो कितने सेशन होते हैं लोकसभा में? तो याद रखना, एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मानसून सेशन, ये सेशन है, और तीसरा होता है विंटर सेशन। ठीक है, तो देयर आर 3 सेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, ये याद रखना है। और ये तीनों के नाम भी कभी कभी पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि विच वन इज द ऑड वन। तो आउट ऑफ दीज 3 सेशन वट एवर दैट विल बी ऑड वन, ये भी रिमेंबर रखना। नेक्स्ट वन इज द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कौन कौन से पार्ट होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दीज। सो पार्लियामेंट में जो होते हैं वो दोनों होते हैं, प्रेसिडेंट एंड लोकसभा एंड राज्यसभा, इन सबको मिला करके जो पूरा बनता है इंडिया का पार्लियामेंट। बट प्रेसिडेंट इज नॉट इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, बट इंपॉर्टेंट एंटिटी है बिकॉज लोकसभा एंड राज्यसभा में जो भी लॉ बनते हैं, जो भी बिल आते हैं, पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो एक्ट बनते हैं, लॉ बन जाते हैं। ठीक है, पहले बिल होते हैं, उसके बाद वो एक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? सो लोअर हाउस इट मीन्स व्हाट? लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स है? 245, 550, 50, 552, 732. So total member in Indian Parliament in Lok Sabha, so 550. Very important question, just try to remember. Next one is which article of the Indian Constitution related to the freedom of religion? Freedom of religion से relate करके कौन सा आर्टिकल है? 22, 25, 29 and 30. So right answer of the question is what? Article 25. काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली चल भी रहा है ऐसा कुछ न्यूज में आप देखोगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चंस विच आर रिलीजन्स बेस्ड और ये सब टाइप की जो न्यूज चल रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर के, तो ये पॉसिबिलिटी के हिसाब से पॉसिबल है कि क्वेश्चन फॉर्म हो जाए।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट? स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, और सेक्रेटरी जनरल, और लॉ डिपार्टमेंट। सो स्टेट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है आपका एडवोकेट जनरल, और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, और उसके हेल्प के लिए जो होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल। ओके, तो ये सब थोड़े थोड़े बेसिक डिफरेंट है, इसको अच्छे से समझ के रखना। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पूछ रहा है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, SP से वर्मा, KVK सुंदरम एंड सुकुमार सेन। बेसिकली यू नो द इलेक्शन इज गोइंग टू हेल्ड 2024 होने वाला है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सिलेक्शन कमीशन से कुछ क्वेश्चंस बने तो शायद से ये स्टैटिक क्वेश्चन काफी फेवरेट हो सकता है। तो याद रखना, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, जनरल इलेक्शन टू बी फर्स्ट लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंट वेर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन। तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कभी हुआ था? तो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड 1951 से 52 के बिटवीन, और ये फर्स्ट इलेक्शन था। और अभी जो 2024 का होने वाला है, दिस इज व्हाट 18th नंबर लोकसभा कॉमन इलेक्शंस इन इंडिया। ओके, सो जो जनरल इलेक्शन कॉमन इलेक्शंस माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, सो ये 18th नंबर लोकसभा का जो इलेक्शन होगा 2024 का। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जस्ट रिमेंबर। विच स्टेट एंजॉय द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? सो भाषा, लैंग्वेज के बेस पे जो कौन से इंडिया में कौन से स्टेट को फर्स्ट टाइम फॉर्म किया गया था एज पर द लैंग्वेज बेस? सो इज इट आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु? तो लैंग्वेज के बेस पे जिस स्टेट को फॉर्म किया गया था, इट वाज द आंध्र प्रदेश। की भी काफी बड़ी स्टोरी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो कभी जब भी हम डिटेल लेक्चर जो क्लासरूम में होता है उसमें हम पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो विल टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बारे में अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, थोड़ा रीड करना कि किस बेसिस पे स्टेट को फॉर्म किया गया था। जब भी इंडिया आफ्टर द फ्रीडम, इंडिया में कितने स्टेट से, फिर उन सारे स्टेट को किस तरह से, ऐसे तो स्टेट नहीं थे जितने अभी है, 28 स्टेट जितने हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इस फॉर्म में तो नहीं थे। तो उस फॉर्म से अभी तक का जो स्टेट का फॉर्म है, किस तरह से स्टेट्स बने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो कभी टाइम रहे तो स्टडी करना, अदरवाइज हम क्लासरूम लेक्चर में काफी डिटेल में डिस्कस करते हैं। Who among the following enjoy the distinction of being the first Muslim president of India? इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट who was the APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, M हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन was the first Muslim president of India. Next, how many states in India have legislative council as per the date of 2023? So ऐसे कितने ऐसे स्टेट है जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है? ओके, तो एक होता है MLA, एक होता है MLC। ओके, MLC मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLA मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसे कितने स्टेट है जहां पे MLC का भी इलेक्शंस होता है? तो ऐसे 6 स्टेट है, एंड दीज आर द स्टेट: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड टिल नाउ इन इंडिया? तो इंडिया में कौन सी ऐसे टाइप की इमरजेंसी जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई? स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी तो हो चुकी है इंदिरा गांधी के पीरियड में, और बहुत सारे स्टेट में भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है। तो ओनली द फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में डिक्लेयर नहीं हुई है, तो रिमेंबर रखना। नेक्स्ट है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ? कौन सी कंट्री से कॉपी किया गया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? सो यूके, यूएसए, फ्रांस एंड यूएसएसआर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। एंड प्रेसिडेंट का भी जो पार्ट है, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, दिस फीचर इज ऑल्सो कॉपीड बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वेमेन गवर्नर ऑफ द स्टेट इन फ्री इंडिया? सो after free India के first women governor of the state. So these all are the option. What is the correct answer? So correct answer is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is the correct answer, and she is also known as the Nightingale of India. This fact is also important. Next, who among the following was the first women judge to appointed the Supreme Court? So the question is asking first women judge. Who was the first women judge of the Supreme Court of India? So correct answer is M. Fatima Bibi, because recently she passed away, so maybe possible the question may become related to her in your exam. So just remember her name. She was the first women judge of the Supreme Court. Next, which among the following is the first state in India to implement the पंचायती राज system? कौन सा स्टेट है? मैंने इनिशियली आपको बताया भी था. What is the name of the state who implemented the पंचायती राज first time? So it's the Rajasthan. Rajasthan is a correct answer. Next यहाँ पे, in which of the following act the provision was made for the establishment of the Supreme Court of at Kolkata? So देखो ये आंसर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर किस प्रोविजन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया गया? तो दिस एज पर द आर्टिकल, एज पर द एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, काफी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो रिमेंबर रखना। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले पार्ट से, जहां पे नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार पूछा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947, ऑन दिस डेट द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड। नेक्स्ट है विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द children. So which fundamental rights basically it's related to it? So article 24 is said that no child below the age of the 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engage in any other hazardous employment. So just remember it. Next, constitution was adopted by the constituent assembly on किस डेट को adopt किया गया था? So correct answer इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे केसी नेगी, और का नाम रिमेंबर रखना। ओके, नेक्स्ट है हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो कस्टोडियन इट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को। हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंटरिम प्रेसिडेंट पूछ रहा है, इंटरिम प्रेसिडेंट मतलब टेम्परेरी बेसिस पे किसको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ही वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट एंड सच्चिदानंद सिन्हा वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम मतलब होता है टेम्परेरी फॉर पर्टिकुलर पीरियड के लिए। नेक्स्ट है हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? किसको राइट है वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से मतलब एक तरह से हटा देना? सो दिस राइट has given to the parliament. The Indian parliament has to the power to remove the vice president of India. ठीक है, तो रिमेंबर रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ जो एमपीज होते हैं उसमें से कितने परसेंट लोगों को ही मिनिस्टर्स बनाया जा सकता है? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो कितने टोटल नंबर ऑफ जो एमपीज होते हैं एग्जिस्टिंग मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है तो उसमें कितने नंबर ऑफ परसेंट से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर्स नहीं बनाया जा सकता है? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15%। 15% ज्यादा लोगों से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर्स नहीं बनाया जा सकता, नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्री फॉर्म हो जाएंगी, हर एक छोटे छोटे काम के लिए मिनिस्ट्री फॉर्म कर देंगे और फिर उसमें सबको मिनिस्टर्स बना देंगे, तो इससे क्या होता है करप्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हु कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर इटसेल्फ, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज्वाइंट सेशन मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला लिया जाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कुछ ऐसा डिस्कशन है तो। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, लोकसभा स्पीकर शुड बी रिजिग्नेशन टू। लोकसभा स्पीकर किसको रिजिग्नेशन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। So guys, these all are the well-known important questions which is most and most expected for you. So hope so guys you people enjoy the session, and well as here I will suggest you if you are preparing from your own self, so काफी better chance है आपके लिए, क्योंकि there is a possibility कि जब भी आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि शायद से राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता, या फिर आप एफर्ट करते भी हो बट उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाता। तो माई सजेशन इज दैट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2024, सो अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो विच इज गुड, एंड इफ यू वांट टू स्ट्रगलिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर से जीके सेक्शन में आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन फॉर एग्जांपल रीजनिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड जीके एंड क्रिटिकल रीजनिंग, as well as here you can see the quantity aptitude. So particular section में if you are struggling, so you can join the sectional program. Otherwise complete program यहाँ पे अगर self study का आप join करते हो तो काफी beneficial होगा आपके लिए, everything you will get. Okay, 2024 के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो self study program है which is very very helpful for you, and you can make better score in this exams. Okay, and अगर से कोई अच्छे से study करके हो गया है तो आपके लिए mock test जो होता है
It's very important before appear the actual exam. Before appear the actual exam, the mock test is most and most important. If you will not appear the mock test, so definitely you can't perform the better in actual exam. ठीक है, तो mock test काफी important होता है. So you can explore, you can join the mock test, and अभी जितना time period बचा वो उस period में आप अच्छे से mock test appear कर सकते हो. Okay, so these all are the program which will be helpful for you from our end. Okay, and continue, हम आपको guide करते रहेंगे YouTube पे, continue updates देते रहेंगे exam से related and preparation से related जो important question हो सकते हैं. But if seriously if you are planning, so my suggestion is that कि जिस भी section में या फिर self study में या पूरा आपको अगर से help चाहिए, so you can join these program which will be very helpful for you and for your preparation. ओके, एंड दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर के लिए जो अगर से देख रहे हैं तो उनके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ. एंड पूरे साल आप अच्छे से अगर से इफ यू विल ज्वाइन द मेन्यूअर, सो आप टच में रहोगे. मुंबई बेस हो तो आप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर सकते हो. अगर से आउट ऑफ मुंबई हो तो आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो. वेयर कंटिन्यू आपको पूरे साल गाइडेंस मिलती रहेगी. यू विल लर्न, यू विल प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. एक्सपर्ट फैकल्टी विल गाइड यू, and that will be very helpful for you to improve your score as well as to understand this exam, and definitely you will score the top IHM. कोई इसमें डाउट है नहीं. अगर if you are ready to give your 25%, so 75% we will provide you the guidance and everything, but after that you just have to practice and learn. आपको अपना effort तो देना पड़ेगा. Okay, so definitely you will score better. So guys, that's it from my end question part and suggestion. And after that, if you have any doubt and query, so you can ask in a comment, and don't forget to subscribe this channel. और अगर से वीडियो अच्छा लगा, information अच्छा लगा, तो please like it, because it will be very helpful for you to make the more valuable and relevant content for you. Okay, so see you in next session. Thank you.